हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन जो था पूरा इसका डिस्कस किया था कि क्या है इस चैप्टर में एंड कैसे आपको इसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना है। देन हमने पूरा ग्राफिकल मेथड से जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसको सॉल्व करना सीखा था कि कैसे आप ग्राफिकल मेथड से इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में जाना था और यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और नो सॉल्यूशन क्या होते हैं और आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो ये सब हमने पूरा डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फिर देन हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझा था कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, कौन सी कोइंसाइड करती है एंड कौन सी पैरेलल लाइंस है। आई होप आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर ये वाला देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पूरा फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों को कोफिशिएंट मेथड से। मैंने आपको पहले ही समझाया कोफिशिएंट मेथड कौन सा मेथड होता है। ठीक है, जिसमें हमने पूरा डीप में समझा था और अभी फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसमें हमने तीन चीज सीखी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कोफिशिएंट मेथड से तो वो क्या होता है कि जिसमें हम x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के साथ इक्वेट करते हैं, जिसमें अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, और अगर आपका a1/a2 b1/b2 के रेशियो के इक्वल आता है और फिर वही c1/c2 के रेशियो के इक्वल आता है तो आपकी लाइंस कोइंसिडेंट होती है। और अगर आपका a1/a2 इज b1/b2 के इक्वल है बट c1/c2 के इक्वल नहीं आता तो वो लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमने ये पूरा डीप में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसके सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एंड देन पुराने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ नोट में भी बता देती हूँ, यहाँ पे हमने सारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी डिस्कस की थी। ग्राफिकल मेथड से, कोफिशिएंट मेथड से जो भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे ड्रॉ करके देखे थे पूरा, और कोफिशिएंट मेथड भी अप्लाई करके देखा था एंड हमारे सारे क्वेश्चन इसमें हो गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल वाला था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस की थी। इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स 3.1 के जितने भी थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। मैंने यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से समझाया था कि आपको कैसे जो लाइंस होती हैं, ये दोनों ग्राफिकल लाइंस को, आपको इनको लाइंस को ग्राफ में कैसे प्लॉट करना होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था 2 XY की टेबल बनानी होती है आपको दोनों इक्वेशन के लिए, और पर्टिकुलर आपको कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको सिंपल 1 पॉइंट चाहिए होता है, 2 पॉइंट चाहिए होता है एटलीस्ट, क्योंकि 1 पॉइंट से आपकी कोई भी लाइन नहीं बन सकती है। 1 पॉइंट से आपकी लाइन किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, बट अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो आप उससे वो लाइन बिल्कुल सीधी बनाओगे, या उन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, आप 2 लाइन कभी उससे नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि सारी लाइंस को कैसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है एंड क्वेश्चंस को उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्पल्स 3.2 के। तो मैं यहाँ पे पेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने डिस्कस कर लिया। तो द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट इन केसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ये काफी लंबा होता है। मतलब इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मेजरमेंट करना होगा, फिर लाइन्स को ड्रॉ करना होगा, तो ये कन्वीनियंट नहीं होता, ये लेंथी पड़ता है। So when the points representing the solution of linear equation has non-integral coordinates, मतलब कभी कभार, जैसे कि मैंने बताया आपको, कभी कभार जो आपके x और y के पॉइंट्स आते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 में, जब हमने लाइंस ड्रॉ करी थी, तब यहाँ पे ये वैल्यू, तो अगर आपने x को 0 रखा और y को 0 रखा तो आपकी इंटीजर वैल्यूज आ गई थी। बट हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें 46 करके एक वो था, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ही था, हाँ ये वाला। यहाँ क्वेश्चन में आपको काफी एडजस्ट करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज चल रही थी, जैसे 50 चल रही है, 55 के टेबल में आता है, तो अगर आप y को 0 रख दोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आराम से। लेकिन अगर आप यहाँ पर x को 0 रख दोगे तो वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि 7 जो है वो 50 का फैक्टर नहीं है।
कि यहाँ पे काफी एडजस्ट करना पड़ा था। ऐसी इसकी दूसरी इक्वेशन भी थी जहाँ पे 46 चल रहा था। 46 ना ही 7 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब आपको बहुत ज्यादा एडजस्ट करके करना पड़ रहा था, जिसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने मान लो 0 भी कर दिया तो यहाँ पे देखो इनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स कैसा आया, √3 2 √7, या अगर आपके कभी भी पॉइंट्स आ जाते हैं माइनस का 1.75 3.3 या फ्रैक्शन में आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मान लो इधर 0 कर देते, यहाँ पे अगर इसको आप 5x + 7y में x को 0 कर देते तो यहाँ पे 7y की वैल्यू आ रही है आपकी 50, ठीक है। y की वैल्यू जहाँ पे आ जाती है आपकी 50/7, तो आपको इसको पॉइंट में लाना पड़ता, विच इज 7 7 से 49 होता, तो 7 पॉइंट समथिंग 49 फिर 1, तो 7.1 समथिंग ये कुछ जाता। तो आप इसको प्लॉट करोगे ना, अभी यहाँ पे 7.1 समथिंग भी क्या है वो आपको देखना पड़ता, तो ये थोड़ा काफी फ्रैक्शन में कर लो, ये पॉइंट में कर लो, तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ठीक है, नॉट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट नहीं है आपका मेथड, ठीक है। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल रीडिंग सच कोऑर्डिनेट्स, आपकी गलती इसमें वही हो सकती है आप जब इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करोगे तो। सो इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, तो आज वही ऑल्टरनेटिव मेथड्स हम पढ़ेंगे। तो देयर आर सेवरल अलजेब्रिक मेथड्स विच वी शैल नाउ डिस्कस, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने पूरा ग्राफिकल मेथड जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो डिस्कस किया, उसमें क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स है तो वो हमने डिस्कस किए इसमें। अब हम इसके अकॉर्डिंग इस मेथड से हटके कोई दूसरा मेथड देखेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो वी शैल एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए 2 आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको ये नोट में समझाती हूँ कि क्या है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स 3.2 के डिस्कस करेंगे, और पहले मैं आपको नोट पे समझाऊंगी पूरा, फिर हम बुक से समझेंगे कि बुक में क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर नंबर 3 आपके एग्जाम्पल्स 3.2, एग्जाम्पल्स 3.2 के, और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। सो हम सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आपकी 2 इक्वेशंस क्या दे रखी है, 7x - 15y = 2, 7x - 15y = 2, एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपकी x + 2y = 3, x + 2y = 3, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आपको दे रखी है। अब आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना मैं बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो या सेकंड वाली इक्वेशन ले लो। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको एक इक्वेशन को किसी के टर्म्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिखूंगी कि प्रिफर्ड इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, जो आप लोगे, वैसे तो कोई सी भी ले सकते हो आप फर्स्ट, बट आपकी जो प्रिफर्ड इक्वेशन होगी वो कोई स्मॉल वाली होगी, स्मॉल इक्वेशन, ठीक है। आपकी जो कोई छोटी सी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर ये है x + 2y = 3, यहाँ पे कोई जो x और y के कोफिशिएंट है वो ज्यादा बड़े नहीं है, तो प्रिफर्ड इक्वेशन आपकी स्मॉल इक्वेशन होगी विद स्मॉल कोफिशिएंट, जिसमें आपके कोफिशिएंट जो है ज्यादा बड़े ना हो, ठीक है। तो आपकी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले ली सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है x + 2y = 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको कि या तो आप x को y के टर्म्स में लिख लो या y को x के टर्म्स में लिख लो, ठीक है। तो जनरली क्या लिखा जाता है, x को y के टर्म्स में लिखा जाता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे x जो है y के साथ है, तो आपको x को सेपरेट लिखना होगा, x और y को अलग अलग लिखना होगा =2 के साइड में। फॉर एग्जाम्पल x यहाँ पर है तो आप x को अकेला छोड़ दो यहाँ पर और y को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y जो यहाँ पे प्लस में है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में 2y, ठीक है। x = 3 - 2y। अब ये बिल्कुल x जो है y के टर्म्स में आ गए, या तो x अब यहाँ पे अकेला है, y यहाँ पर अकेला है, ठीक है। ऐसे ही आपको
जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे कोई दो इक्वेशन में से, वैसे तो आप 7x को भी उठा सकते थे यहाँ से, बट मैंने क्या लिखा कि आपकी जो प्रिफर्ड इक्वेशन होगी वो ऐसी इक्वेशन होगी जो छोटी है, जिसमें कोफिशिएंट छोटे हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको इस अभी सेकंड से करा है, इसके बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन से करके बताऊंगी कि अगर आप जो भी इक्वेशन से करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने सेकंड इक्वेशन ली है और फिर आपको क्या करना है, एक्स और वाई को अलग अलग करके सेपरेट करके लिखना होगा। ठीक है, उनकी वैल्यू एक्स और वाई को टर्म्स में, एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना होगा आपको। ठीक है, एक्स से अलग कर लिया हमने 3 - 2y। अब आपको यही वैल्यू जो एक्स की ये वैल्यू है ना, वो आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होगी। ठीक है, मैं इसका मतलब बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप फिर लिखोगे स्टेप 2 में, मतलब आपको पेपर में वैसे ऐसे स्टेप्स भी नहीं लिखने हैं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप्स, ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है आपका, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक सेकेंड, मैं जस्ट इसको थोड़ा दूर करूं, जस्ट 1 सेकेंड, मेरी शायद रिकॉर्डिंग में। यस, सो स्टेप 2 होगा आपका जैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये कुछ नहीं है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स की इन फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लिखोगे तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कौन सी है, 7x - 15y = 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब x की वैल्यू जो है 3 - 2y आपको इधर लिखनी होगी। कैसे लिखोगे, 7x की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 - 2y। ठीक है, और माइनस का 15y = 2। हमने क्या करा, हमने वही इक्वेशन लिखी है, बस x की जगह x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर एडजस्ट की थी वो लिखी है यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, सॉल्व करके 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 = 21 - 7 2 = 14y माइनस का 15y = 2। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि आपका जो वेरिएबल चल रहा है, अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ y चल रहा है, आपका x एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसमें y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अब जब y की वैल्यू आप निकाल लोगे तो यहाँ पर ये x की वैल्यू दे रखी है y के टर्म्स में, आप इसको आराम से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और 15 कितना होगा आपका 29 y = 2। ठीक है, तो आपका 29y माइनस में अगर आप इसको उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 - 2 = 29y। तो 21 - 2 is 19। ठीक है, = 29y एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, मैं इधर लिख रही हूँ y की वैल्यू 19/29। ये इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19/29। देखो ये अभी भी वैसे तो आपका फ्रैक्शन में है, बट अगर आप इसको वो लीनियर इक्वेशंस बना के सॉल्व करते, फिर ये ग्राफ में जो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है आपकी, तो वो इस पॉइंट पे आती है जहां पर y की वैल्यू आती 19/29। अब आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं यहां पे बताती हूँ। स्टेप 3 क्या होगा आपका, स्टेप 3 आपको x की वैल्यू भी निकालनी होगी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of y for finding x। आपको x की वैल्यू भी निकालनी होगी ना। putting the value of y for finding x in equation 3। ये यहां पर लिखने के लिए मैंने इसको थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ, ताकि अगर आपको यहां पर याद रहे, या फिर आप ना भी मानो तो भी चलेगा, बस आपको ध्यान में रखना y की वैल्यू को आपको वहां पर पुट करना होगा। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू क्या थी, उसमें x = 3 - 2y, x = 3 - 2y। ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन चल रही है ना, इसमें ही आपने पुट करना है x = 3 - 2y में आपको यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, y की वैल्यू क्या है आपकी 19/29, ये आपकी वैल्यू है। आपने इसको सॉल्व करना होगा। 3 - 19 2 = 38/29। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x =
29 एंड 29 1 जा 29, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 कितना होता है, 3 9 जा 27, 7 2 क्यू में, 3 2 जा 6, 7 और 8, ठीक है। तो 87 होता है आपका। 87 माइनस 38 इज 7 माइनस 8 इज 9 एंड 7 माइनस 3 इज 4। 49 अपॉन में 29, ये आपकी एक्स की वैल्यू आई, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई दिस एंड वाई की वैल्यू आ गई आपकी दिस 119 अपॉन 29। तो देखो अभी हमने इसको इस मेथड से सॉल्व किया तो काफी इजीली इसका आंसर आ गया कि एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी। अगर आप इसको यही ग्राफिकल मेथड से करते ना तो आप पहले वो दोनों लाइंस को, जैसे मैंने आपको बताया, 2 पॉइंट लेकर उन दोनों को प्लॉट करते। फॉर एग्जाम्पल लाइंस एक ऐसी बनती और एक ऐसे बनती। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट्स से कि दोनों लाइंस आपकी कुछ ऐसे बनती, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पॉइंट एलोकेट करके आप निकालते कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है। तो अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि ये वैल्यू पूरी की पूरी कोई इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो 49 अपॉन में 29 समथिंग कुछ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 19 अपॉन 29 भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट नहीं सॉरी 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यानी समझ लो x की वैल्यू तो 1 और 2 के कहीं बीच में आती, और ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं आती, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा आती 0 और 1 के बीच में, और ये 1 और 2 के बीच में, तो कुछ, और वो भी एग्जैक्ट नहीं है आपका। 49 अपॉन 29 एंड 19 अपॉन 29, सोचो कितना हार्ड है। आप इसको ग्राफ से कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, काफी ज्यादा मिस्टेक कर दोगे। तो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आया जो काफी आसान है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और बहुत ही सिंपल मेथड है। अब मैं इसको आपको अगर दूसरे सेकेंड इक्वेशन से करके दिखाऊं तो आप देखोगे आपका आंसर वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहां पर, मैं यहीं पे ही करके बता देती हूं कि अगर आप यहां पर सेकेंड इक्वेशन लेते, ठीक है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन तो सॉरी ली हुई है, मैं यहां पर सेकेंड नहीं, अगर आप यहां पर लेते फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो रहा है ये, ठीक है। अभी हमने यहां पर सेकेंड इक्वेशन लिया था ना, यहां पर सेकेंड इक्वेशन ली, अब हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे तो देखोगे आप आंसर सेम आएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आपकी प्रिफर्ड इक्वेशन एक छोटी वाली इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने x को अलग करोगे y से, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 15y, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 15y प्लस 2 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15y प्लस 2 अपॉन में 7। अब देखो ये x की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी कैसे हो गई, ये 7 नीचे आ गया तो फ्रैक्शन में हो गई ये वैल्यू, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है फ्रैक्शन में लिखने की वजह से। तो अब जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को x की इक्वेशन को पुट करोगे, x को पुट करोगे इन सेकेंड इक्वेशन, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। आपने x की वैल्यू डाली 15y प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू आई 15y प्लस 2 अपॉन 7, और ये 2y भी तो है, तो 2y इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पे पूरा एलसीएम लोगे प्रॉपर, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन में पुट करोगे अगर आप, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो एलसीएम लोगे 7 का, तो ये 15y प्लस 2 तो एज इट इज आ जाएगा। आई होप एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। तो 1 7 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 14y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 1 और 7 में 7 एंड 7 2 जा 14, तो आपका ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 15 एंड 14 वही 29y प्लस 2 बनता है, एंड ये जो नीचे 7 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 21। तो 29y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 2 इज 19, एंड y की वैल्यू देखो आपकी फिर से वही 19 अपॉन
29 आई है। ठीक है, जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आई थी 19/29, वही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आई है 19/29। बस फर्क इतना है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वो करना पड़ा सॉल्व, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, एंड फ्रैक्शन में आने के बाद आपने सॉल्व किया। यहाँ पे इतना तामझाम नहीं हुआ, यहाँ पे नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यू तो सेम आई, फिर करना जो है वो x में, तो आपको y की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो ये भी करके देख लेते हैं एक बार, अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आपकी x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 15y + 2/7। x की वैल्यू जो है आपकी 15y + 2/7 है। आप y पुट करोगे इधर तो 15 × 19/29, ये y की वैल्यू आ गई, प्लस 2/7। ठीक है, अब 15 × 19 को करोगे डिवाइड बाय 29, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना, अब आप समझ सकते हो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे 15 × 19 कितना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ कि 15 × 29 कैलकुलेटर से कितना होता है। तो 15 × 19 जो होता है आपका 285 होता है। 285/29 प्लस 2/7। ठीक है, फिर 285, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे फिर से तो 29 नीचे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 285 प्लस यहाँ पे नीचे 1 है तो 29 × 2, तो 29 × 2 होगा आपका 58 और नीचे तो 7 चल ही रहा है। ठीक है, फिर आपको इसमें प्लस करोगे 285 को, तो आप एक मिनट, तो आप 58 में प्लस करोगे 285 को, तो आपका आंसर आएगा 343/29, और नीचे जो 7 चल रहा है वो इसके साथ ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 = 28 एंड 7 9 = 63। तो देखो यहाँ पर आया भी वही है, x की वैल्यू क्या आई, वही 49/29, कुछ अलग नहीं था। बट अलग क्या था, मेथड करने का जो मेथड था वो बहुत अलग था। देखो कितना कुछ आपको इसमें करना पड़ा, 15 × 19 एंड देन फिर दोबारा से एलसीएम, तो लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपकी जो प्रिफर्ड इक्वेशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी जो इक्वेशन स्मॉल वाली है, स्मॉल इक्वेशन विद स्मॉल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो आपकी प्रिफर्ड इक्वेशन होगी वो आपकी होगी जो स्मॉल इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट स्मॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, वो वाली आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा। बाकी आंसर तो चाहे आप सेकंड इक्वेशन से कर लो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा, बस करने का जो मेथड होगा वो बदल जाएगा, और जो टाइम लगता है दोनों से सॉल्व करके वो बस बड़ा हो जाएगा, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना वो यही होता है आपका, जो अभी हमने ये पूरा डिस्कस किया। अब बस इतना ही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे कि हमने सॉल्व कर लिया पूरा। अब एक बार बुक में से समझ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ये आपकी 2 इक्वेशन दी हुई। स्टेप 1 क्या है आपका, तो वी पिक ईदर ऑफ द इक्वेशन एंड राइट वन वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे मैंने बताया आपको एक वेरिएबल यानी एक्स को वाई के टर्म्स में लिख लेना है, और कोई से भी इक्वेशन ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही देखो x + 2y = 3 को ही लिया क्योंकि ये स्मॉल इक्वेशन है। तो ठीक है, प्रीफर्ड इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी कौन सी होगी। फिर सब्स्टिट्यूट करी इन्होंने इसी वैल्यू को इसके अंदर, तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, 19/29। फिर हमने वही सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू ऑफ y को इन इक्वेशन 3, देखो इन्होंने भी इक्वेशन 3 ही लिया हुआ है उसको। ठीक है, और उसमें पुट करी तो आपकी वैल्यू आई 49/29। तो आपका इजीली आंसर आ गया, बिना कोई ग्राफ बनाए, बिना कोई तामझाम करे। x की वैल्यू 49/29 और y की वैल्यू 19/29। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन का भी दे रखा है, सब्स्टिट्यूटिंग x को और y को इसमें, तो यू कैन वेरीफाई दैट बोथ द इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर क्लियरली लेट अस कंसिडर इट स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज अगर आप देखो इसको तो वही है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y की इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल x फ्रॉम इधर इक्वेशन। तो विच एवर इज कन्वीनियंट, यानी आप या तो x को y के टर्म्स में लिख लो, जस्ट आपको सेपरेट करके लिखना है, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में या y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में। बट आप जनरली देखोगे बुक में तो x की वैल्यू ही निकाली जाती है y के टर्म्स में, बाकी जो आपको इजी लगा आप कर सकते हो। फिर सब्सटीट्यूट करो वैल्यू ऑफ y की इन द अदर इक्वेशन, जैसे कि हमने करी यहाँ पर y की, हमने x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में और फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया और आपके उस वेरिएबल का आंसर आ गया। देखो 7x, ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी, आपने इसको x को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब जो पूरी इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में आ गई और जिसको अब निकालना आसान है। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस इक्वेशन, फिर y की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपका एक वेरिएबल वहां से एलिमिनेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x विच कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो आप समटाइम्स एज एन एग्जांपल 9 and 10 बिलो यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विद नो वेरिएबल। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू कैन कंक्लूड दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो अभी शायद नीचे एग्जांपल्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं, एग्जांपल 9 और एग्जांपल 10 में आप देखोगे कि यहाँ पे यू कैन गेट स्टेटमेंट्स विद नो वेरिएबल, यहाँ पे आपका कोई वेरिएबल नहीं आएगा। अच्छा, जिस इक्वेशन में आपको कोई वेरिएबल नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, एंड यू कैन कंक्लूड दैट ये जो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, उसका आंसर क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिसमें नो वेरिएबल, यानी आपको सारे वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10 डीप में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, पूरा सबको डिस्कस करेंगे, सब चीज समझाएंगे। अभी फिलहाल बुक से पढ़ रहे हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल इक्वेशंस। ठीक है, स्टेप 3 में क्या है, सब्स्टिट्यूट द वाई, x की वैल्यू उसी इक्वेशन में डाल के आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहा जाता है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसमें एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे की वैल्यू में और फिर बाद में वही वैल्यू को पुट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसलिए इस मेथड का जो नाम है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड रखा गया है। तो मैंने नहीं रखा है, जिसने बनाया है उसने रखा है ये। तो अब बनाया है उसने तो रख दिया अपने मन से, जो भी नाम रखना था उसने। तो अब हम यहाँ पर ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, अब एक बार वो डिस्कस करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, क्या कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं 7 times था as old as you were then, यानी आज उसकी उम्र जितनी है उसका 7 गुना उसके फादर की एज थी 7 साल पहले। सो ऑल्सो 3 years from now। देखो नाउ का मतलब क्या होता है, जिस टाइम में बात की जा रही है ना, प्रेजेंट से उतने साल बाद, यानी फ्यूचर में। और एगो का मतलब क्या होता है आपका, देखो एगो का मतलब होता है आपका टाइम में पहले। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। इन एज क्वेश्चंस, इसमें जो टाइम का मतलब होता है, यहाँ पे पेन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, इन एज, ये जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर अगर आपको लिखा हो x years ago, मतलब x यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, यानी कितने भी साल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि 7 years ago, 5 years ago, तो यहाँ पे जो ये एगो का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो एगो का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका x years ago। यहाँ पे एगो का मतलब होता है आपका प्रेजेंट से पहले, यानी इन पास्ट, ईयर्स बैक फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है, यानी आपकी जो प्रेजेंट से पहले, आप यहाँ पर कुछ भी अपना कीवर्ड या कुछ बना के समझ सकते हो, प्रेजेंट से पहले यानी पास्ट में। ठीक है, यहाँ पे जब एगो लिखा होता है तो पास्ट की बात की जा रही होती है। और अगर लिखा आपका x years फ्रॉम नाउ, अगर आपका नाउ वर्ड लिखा होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आपका वर्ड लिखा है नाउ, तो इस नाउ का मतलब क्या होता है, आपका प्रेजेंट से आगे, यानी फ्यूचर में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ईयर्स बैक फ्रॉम प्रेजेंट, और यहाँ पर जो नाउ का मतलब होता है फ्यूचर लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे, फ्यूचर की बात। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी आपका जो प्रेजेंट है उससे आगे फ्यूचर,
ये फ्यूचर की बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता। एगो तो फिर भी ध्यान में होता, समझ जाता, बट नाउ से नहीं समझ पाती कि नाउ में बात, क्योंकि नाउ जो इंग्लिश का वर्ड है वो तो अभी की बात करता है, लेकिन जब आप मैथ्स के क्वेश्चन में देखोगे ना, तो नाउ का मतलब लिखा होगा अगर x ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या है, अभी से x ईयर्स बाद। तो फ्यूचर की बात आपको यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो अभी इस एग्जाम्पल को समझो, इसमें क्या लिखा है, 7 years ago, 7 साल पहले। वो कहता है कि मेरी एज 7 times थी एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी अभी जो तुम्हारी एज है ना, देन मतलब जो अभी तुम्हारी एज है, मेरी 7 साल पहले तुम्हारी जितनी एज है उससे 7 गुना थी, ठीक है। ओके, सो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी मैं 3 साल बाद तुम्हारी एज के 3 गुना हो जाऊंगा जितने तुम होंगे। सो इजंट दिस इंटरेस्टिंग, सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ऑल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, ग्राफिकली तो मैं अब इसको नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ग्राफिकली तो आपको भी पता है कि क्या है। एंड यहाँ पर उन्होंने एज भी निकाल दी, एंड आफ्ताब इज डॉटर 42 and 12 years ओल्ड रेस्पेक्टिवली। ये इनकी प्रेजेंट वाली एज है, जिसको अभी हम निकालेंगे कैसे आया है आंसर 42 and 12, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, हम पहले इसको नोट में समझते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब नोट पे चलते हैं पहले। अब ये जो एग्जाम्पल है, अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम एक्चुअल में एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 लेट कर लेते हैं कि फादर की एज, लेट फादर एज इज इक्वल्स टू एक्स, फादर की एज को हम एक्स ले लेते हैं, एंड डॉटर जो है, डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। हमने फादर की एज एक्स ले ली और डॉटर की एज वाई ले ली। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो उसमें बात लिखी हुई है, आपको दोनों इक्वेशंस को फॉर्म करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा था, 7 years ago, 7 साल पहले उसकी एज 7 times थी जितनी एज उसकी अभी है। ओके, तो अब इसको थोड़ा समझो क्या लिखा हुआ है। 7 साल पहले फादर की एज एक तरफ मैं कंपैरिजन फादर का करूंगी और एक तरफ कंपैरिजन उसकी डॉटर के साथ करूंगी। तो अभी फिलहाल x इज इक्वल्स टू वाई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले फादर की एज में x -7 हो जाएगा, यानी इसकी जो प्रेजेंट एज है, ये यहाँ पे दोनों की जो एज है वो प्रेजेंट वाली है, ठीक है। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो आज से जब 7 साल पहले की बात करोगे तो एज में भी तो 7 माइनस हो जाएगा ना। 7 साल पहले तो उसकी उम्र 7 से छोटी, मतलब 7 तो कम होगी ना। 7 साल बाद एज में 7 ऐड करोगे, तो 7 साल पहले यानी जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से मैंने 7 माइनस कर दिया, ठीक है। क्या बोला है, उसकी एज 7 साल पहले कितनी थी, 7 times थी जितनी उसकी आज है। तो जितनी उसकी आज है, आज तो y है, उसका 7 times थी, 7y। तो ये समझ में आ गया कि x -7 इज इक्वल टू 7y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो 7 साल पहले फादर की एज आज प्रेजेंट में x है, तो 7 साल पहले करेंगे तो उसकी एज में 7 माइनस कर देंगे। जो 7 साल पहले जो उसकी एज थी वो आज डॉटर की जो एज है उसके 7 times के बराबर है, ठीक है। तो बराबर कर दिया हमने इक्वेशन को, x -7 करके जो उसकी एज है आज वो 7y कर दी, ठीक है। अब आप इसमें चाहो तो x को अलग कर सकते हो y से, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7y + 7, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया सब्स्टिट्यूट करके। इसको आप चाहो तो इक्वेशन का नाम डाल के लिख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगी आपकी, इसी को ही हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आपकी सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा था, एक मिनट रुको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7, अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने यहाँ पे करी नहीं। अच्छा, मेरे को एक चीज यहाँ पे बताओ, ये चीज को हटाओ, यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज समझो। जो मैंने वो लिखा वो गलत था, बट उसमें एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी वहां पे, ये था कि उसमें बोलता 7 साल पहले उसकी एज ऐसी थी। तो इसको समझो, 7 आप माइनस करोगे फादर की एज में से x -7, ठीक है। जो फादर की अभी की एज है उसमें से तो आप x -7 करोगे। फिर क्या बोले, जो 7 times थी जो डॉटर की एज थी, जो डॉटर की एज आज है y, उसी को उन्होंने लिखा है वहां पर। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो s -7 इज इक्वल्स टू 7t -7, क्योंकि डॉटर की एज भी तो 7 साल पहले कुछ अलग होगी ना उस टाइम,
एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी उस टाइम की बात करी जा रही है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं करी जा रही, उस टाइम उस डॉटर की एज जितनी होगी उसकी बात की जा रही है। तो डॉटर की एज भी y-7 होगी, ठीक है। तो s-7 एंड 7 t-7 हो जाएगी इसकी एज आपकी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि फादर की एज जो है वो 7 साल पहले जो होगी वो 7 टाइम्स डॉटर की उसी टाइम जो एज होगी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x-7 इज इक्वल्स टू 7y-7 7 49। अब आप इसको x को उसके टर्म्स में लिख लो, तो 7y-49 प्लस 7 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7y। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 9-49 माइनस 7 कितना होगा आपका 42, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी x की टर्म्स में। इसका आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या बोला है कि 3 साल बाद 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी जितनी तुम्हारी एज उस टाइम होगी मेरी एज उसके 3 गुना होगी 3 साल बाद। तो जब फादर की एज 3 साल बाद में, तो आपका x+3 हो जाएगा, जो भी फादर की प्रेजेंट एज है 3 साल बाद उसमें 3 ऐड हो जाएगा, उसके 3 टाइम्स हो जाएगी जितनी डॉटर की एज होगी। डॉटर की एज y+3 होगी, कुछ डॉटर की एज आज प्रेजेंट है तो 3 साल बाद कुछ y+3 होगी, बस उसके 3 गुना हो जाएगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है, x+3 इज इक्वल्स टू 3y+3 3 = 9, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, आपको इसको अलग लिख लोगे x की वैल्यू को भी, तो 3y+9 माइनस 3, तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी 3y+6, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में x आ गया, तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वल हो जाएगा, 7y-42 इज इक्वल्स टू 3y+6। अब आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, 3y इधर आ जाएगा, 7y-3y एंड 42 उधर चला जाएगा, 42 + 6 तो क्या हो जाएगा 7 - 3 इज 4 इज इक्वल्स टू 48। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 48 डिवाइड बाय 4 इज 12। तो y की वैल्यू आपकी 12 आई, यानी डॉटर की एज प्रेजेंट में 12 है। अब आप डॉटर की तो एज आ गई, अब आप यहां से x में पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कोई सी भी इक्वेशन में डाल लो, मैं सेकेंड इक्वेशन में डाल लेती हूँ, छोटी लग रही है वो मुझे। आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 3y+6, तो आपकी जो x की वैल्यू होगी 3 × 12 + 6, 12 3 = 36 + 6, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 42, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप लिखोगे, तो यानी आपकी जो फादर की प्रेजेंट एज है वो 42 इयर्स है, और जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो 12 इयर्स है, ठीक है। तो आपका जो आंसर था यहाँ पर 42 और 12, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी, यही थी कि अब मैं इस सारा पार्ट पूरा रब करती हूँ पहले, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा था। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन आते भी काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़े ट्रिकी से लगते हैं, इक्वेशन बच्चे गलत बना देते हैं इसमें। तो यहाँ पे कि वही दोबारा से पढ़ते हैं कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर कि 7 years एगो, एगो का मतलब मैंने आपको बता दिया 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, यानी मैं 7 गुना था, एज ओल्ड एज यू वर देन, देन का मतलब आपकी उसी की एज उस टाइम, नाउ का मतलब होता है आज, नाउ का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट, बट देन का मतलब उस टाइम। तो यानी फादर कह रहे हैं 7 साल पहले मेरी एज 7 times थी जितनी एज तुम्हारी उस टाइम थी, और फिर बोले 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी मैं आज से 3 साल बाद
जो तीन मेरी जो एज होगी वो 3 गुना होगी जितनी एज तुम्हारी उस टाइम होगी। ठीक है, तो हमने जब यहां पर लिया, फिर हमने इक्वेशन बनाई इससे, फादर की एज को हमने एक्स ले लिया और डॉटर की एज को वाई ले लिया प्रेजेंट में। तो हमको क्या बोला था कि फादर की एज 7 साल पहले एक्स माइनस 7 होगी, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस करोगे तो उस टाइम बोला है 7 साल पहले उसकी जो एज होगी वो 7 गुना होगी जितनी उसकी डॉटर की एज होगी। तो वाई माइनस 7, यानी जो डॉटर की एज है वो उस टाइम वाई माइनस 7 होगी कुछ, और उसके 7 टाइम्स होगी। तो इससे हमने एक इक्वेशन फॉर्म की। दूसरी बात वहां पे बोली हुई थी कि आप जो फादर की एज है वो 3 साल बाद जो भी डॉटर की एज होगी उसकी 3 गुना होगी। तो हमने एक्स में जो प्रेजेंट एज है उसमें एक्स प्लस 3 करा, और जो डॉटर की एज है वाई उसमें भी वाई प्लस 3 करके उसको 3 टाइम्स किया। ठीक है, ये जो मैंने करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करा है। वैसे अभी जो हमने इससे पहले करा था वो थोड़ा अलग था, जिसमें मैंने एक इक्वेशन को एक्स की टर्म्स में निकाला था, फिर उसको वाई की वैल्यू में पुट करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी। मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने दोनों को x की टर्म्स में ही निकाल दिया, x की वैल्यू इधर भी दिस एंड x की वैल्यू इधर दिस। तो जब दोनों x की वैल्यू तो सेम ही होगी, आपकी फादर की एज थोड़ा ना अलग अलग होगी इधर, तो दोनों की सेम होगी, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो दोनों की इक्वेट करके वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 12 आई, फिर y की वैल्यू को पुट किए किसी भी इक्वेशन में तो आपकी x की वैल्यू ऐसी आई। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, अभी हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी डन है। आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। ठीक है, तो यानी आपको बोला कि कॉस्ट जो है 2 पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेजर की कॉस्ट मिलाकर 9 रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18। ठीक है, 6 इरेजर और 4 पेंसिल्स की कॉस्ट मिलाकर 18 है। तो पता नहीं ऐसी कौन सी शॉप है जो इतना सस्ता सामान मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पता लगाएंगे बाद में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, हमें एक पेंसिल की कॉस्ट, ये तो बहुत आसान है। अगर आप पेंसिल की कॉस्ट को x ले लो, इरेजर की कॉस्ट को y ले लो, तो आपका ये तो मतलब वर्ड्स में ही लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल यानी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, एंड देन आपने x की टर्म्स में सॉल्व कर दिया, x को अलग कर लिया y से, फिर वही x की वैल्यू को इधर पुट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करके आपकी वैल्यू आएगी। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6y और 6y यहाँ पर कट गया और आपका 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज, यानी आपकी y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दोगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन, तो y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम। आपकी जो दोनों इक्वेशन है, अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वेशन ही सेम है। इस इक्वेशन को जस्ट आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 9 इज 18। तो आपकी वही इक्वेशन दे रखी है, जस्ट जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके आपने दूसरी इक्वेशन बना दिया। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो आपकी सॉल्यूशन तो सेम, इक्वेशन तो एक ही है तो कितने भी सॉल्यूशन बन जाएंगे इसमें। तो वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर, सो बिकॉज देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशन टू द गिवन सिचुएशन। अच्छा ये तो हमने एग्जाम्पल से पढ़ लिया, एक बार हम खुद भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट इसमें आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की और पेन इरेजर की, पेंसिल और इरेजर को हम x और y ले लेते हैं। अब मैं खुद से आपको करके बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, सो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2 पेंसिल 3 इरेजर, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, एंड दूसरी दी हुई है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दूसरी इक्वेशन, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अगर ये आप पहले ऑब्जर्व कर लो ना कि यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनाई हुई है, तो आपको पहले ही पता है कि इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो बट हम इसको सॉल्व तो करना ही है।
ठीक है, तो आप x की वैल्यू को अलग कर लो, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी वहां पर 9 माइनस 3y, एंड x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसी सब्स्टिट्यूट करोगे इस x की वैल्यू को इन सेकेंड इक्वेशन। आप चाहो तो मैंने जो अभी दूसरा मेथड किया था, यहाँ से x की वैल्यू अलग कर ली, यहाँ से भी आप x की वैल्यू अलग करके दोनों x की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाती है और फिर x की वैल्यू आ जाती है। आप वो मेथड भी कर सकते हो, बट फिलहाल जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आप सेकेंड इक्वेशन में यानी यहां पर पुट करोगे तो विच इज 4, x की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब आप इसको यहां पर सॉल्व करोगे, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये। देखो यहां पर 4 और 2 तो कट ही रहा है, तो ये आप कर लोगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y, देखो वही सेम चीज है, 6y और 6y तो कट ही गया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 18 इज इक्वल्स टू 18। तो आपका ये जो दोनों ही वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए आपके। तो अगर आपके दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो आपका जो आंसर का सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो थस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, the given pair of equation has infinitely many solutions। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और आप एक खुद भी समझ सकते हो कि जब दोनों ही आपकी इक्वेशन सेम होगी, जब आपकी दोनों ही इक्वेशन आपकी सेम होगी तो आपकी तो कोई भी वैल्यू x और y आप लिख सकते हो ना। x की वैल्यू या तो आप, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ समझाने के लिए मैं आपको एक चीज इसको समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आपका दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर आप दूसरी इक्वेशन को कंसिडर ना भी करो, आप x और y की कौन कौन सी वैल्यू पुट करके 9 ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये हो जाएगा 2, एंड यहाँ पर 7 लाने के लिए अब आप 3y को 7 पुट करोगे, 3y की वैल्यू 7 लाने के लिए y की वैल्यू आप 7y 3 पुट कर सकते हो। तो एक आंसर तो ये आ गया आपका। हालांकि ये 7/3 कुछ पॉइंट में आएगा, बट एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 पुट कर दो तो 2 2 ज़ा 4 एंड 9 माइनस 4 इज 5, तो 3y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी। आपकी यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 कर दो तो 9 माइनस 6 इज 3 एंड 3 1 ज़ा 3, तो आपका एक सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैंने 1 2 3 पुट किया है। अगर मैं यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 से टिल इन्फिनिटली, मतलब 3 भी है, 3.1 3.12 3.123, तो ऐसे इधर y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ जरूर आएगी, ऐसा नहीं है कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन ऐसे बन रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही बनेगी, और एक लाइन को आप कितना मर्जी एक्सटेंड करो, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो है वो एक ही है। ठीक है, आपकी अलग कोई डिफरेंट इक्वेशन वो नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम इसको रब कर लेते पूरे को। ठीक है, हमने ये पूरा देख लिया कि जब आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तो आपका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में आएगा। अब हमारा लास्ट एग्जांपल बच रहा है, एग्जांपल नंबर 7, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये क्लास को वाइंड अप करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 को अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर हम सारी चीज़ें एक बार और रिवाइज कर लेंगे, देन खत्म करेंगे आज की वीडियो को। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस दिस एंड दिस। अच्छा, दो आपको इक्वेशन दे रखी है जो रेल्स हैं, तो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, तो वही बात है, आपको 2 रेल दे रखी है वो भी इक्वेशन की फॉर्म में, तो क्या वो क्रॉस करेंगी तो कोई एक पॉइंट आएगा,
तो आपको बताना है वो जो है क्रॉस करेंगे या नहीं। तो आपका देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है विच इज नेगेटिव में आ रहा है वो आंसर, तो यानी इक्वेशन ही फॉल्स, आपका जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है और उसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन यानी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो यानी वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, ये तो बुक्स हो गया, एक बार हम खुद भी सॉल्व करते हैं। क्या देर कट x प्लस 2y माइनस 4 को मैं उधर जाके लिखूंगी तो 4 हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 4y, 12 उधर ले जाओगे तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ओके। अब आपको देखना है कि क्या ये क्रॉस करेंगे, यानी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका स्टेप 1 होगा, जो भी आपकी छोटी इक्वेशन प्रिफर्ड इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हम इन फर्स्ट इक्वेशन में इसको करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, आप x को अलग करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y। ठीक है, ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने जैसे कि बताया आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू को, सेकेंड इक्वेशन में करोगे सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, आप जैसा भी हमने फर्स्ट एग्जांपल में अभी जो किया जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की इन कौन सी इक्वेशन में, इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, जबकि सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। आप जो x की वैल्यू है वो पुट करोगे, क्या है x की वैल्यू 4 माइनस 2y। ठीक है, प्लस 2x की वैल्यू हमने डाल दी प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब देखो आपने इधर x की वैल्यू हमने जो करी तो पूरा कट रहा है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 ही थी ना इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू को एलिमिनेट करा 4 माइनस 2y से, 4 माइनस 2y तो 2 की टर्म्स में 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4y प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 12, ये पूरे ही कट रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो भी कुछ 12 इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है, जो कि इक्वल ही नहीं है, ये अनइक्वल है। आपका एक तो वैसे सॉल्यूशन अनइक्वल है और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो यानी आपकी जो इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपको दिया हुआ है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। Hence the given pair of linear equation has no solution, inconsistent solution। ठीक है, अब जो इन्होंने किया हुआ था यहाँ पर उसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, इन्होंने भी वही एलिमिनेट किया x को 4 माइनस 2y में, इधर इन्होंने सब्स्टिट्यूट करा 2y इसमें, इधर हमने 12 को उधर लिखा हुआ था, तो हमारी इक्वेशन ऐसे आ रही थी, यहाँ पे जो इज इक्वल्स टू के साइड में 12 हमने लिखा हुआ था और यहाँ पर तो हमारी इक्वेशन चल ही रही है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं 12 आपका इधर है और जो हम इधर कर रहे हैं वो चल रहा है। ठीक है, तो 8 माइनस 12 इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो कि गलत है, हमारा 12 इधर आ रहा था तो आपने देखा 8 इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है। आपने अगर यहाँ देखा 8 इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है, इसी को इन्होंने बढ़ा के 12 माइनस 8 मतलब इन्होंने इधर लिया के उसको माइनस करा हुआ है विच इज 0, तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 अनइक्वल है। ऐसे ही 12 इज इक्वल्स टू 8 ये आपका अनइक्वल है। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे भी मतलब आप इसको 4 से भी डिवाइड कर लोगे अगर, तो ये 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 2 और 3 तो वैसे भी इक्वल नहीं है, आपका 2 और 3 वैसे भी इक्वल नहीं है, तो आपका ये अनइक्वल सॉल्यूशन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो आपका कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यानी इसका मतलब जो दोनों रेल्स है वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है,
हैज नो सॉल्यूशन, सो बोथ द रेस, अब आप लिख लो both the rails will never क्रॉस ईच अदर, कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो आज हमने सारे एग्जाम्पल्स इसके डिस्कस कर लिए। एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये भी बड़ी तो है, पूरे फर्स्ट में 6 पार्ट्स है आपके, और क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 3 के फिर 6 पार्ट्स है, देन आपका एलिमिनेशन मेथड आएगा। ठीक है, तो आज हम जो हमने डिस्कस किया, जब आपकी स्टेटमेंट जो हमने आज पूरा का पूरा डिस्कस किया, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन खत्म करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा हमने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हमको जब भी 2 इक्वेशन दी होती है तो आपकी जो प्रिफर्ड इक्वेशन होती है हमेशा कौन सी होती है, स्मॉल वाली होती है, जिसमें कोफिशिएंट जो स्मॉल है। यहाँ पर 7 और 15 दे रखा है और नीचे 1 और 2 दे रखा है, तो आपको पता है आपकी इक्वेशन छोटी वाली कौन सी है। ठीक है, तो आपने वो इक्वेशन लेनी है। हमने यहाँ पर x + 2y = 3 ली, फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखना है, या अगर मैं कहूँ तो x को y की टर्म्स में लिखना है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो x को हमने यहाँ पे अलग कर लिया y से, तो x की वैल्यू 2y 3 के उधर जाएगी तो 3 - 2y हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू तो y के टर्म्स में लिख लिया, फिर x की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो विच इज 7x - 15y = 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। जो हमने x की वैल्यू निकाली वो इधर डाल देंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने x को y के टर्म्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर तो y पहले ही चल रहा है और x को y के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो जब हम इसको डाल देंगे इसमें तो x तो खत्म हो जाएगा, आपका y के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। जब y के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी तो आपकी वैल्यू तो सॉल्व हो ही जाएगी ना। फिर अब ये इक्वेशन हो गई एक वेरिएबल में, वो तो आपको सॉल्व करना आता ही है, तो y की वैल्यू आ गई 19/29। फिर हमने इसी को x की वैल्यू में डालेंगे, जब y की वैल्यू जो है, फिर हम x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर अलग करके लिखी थी, सेपरेट करके, x की वैल्यू 3 - 2y यहाँ पर हमने पुट करी थी इसको, और हमारा सॉल्व करके आपका x का आंसर आया था। तो विच इज x की वैल्यू आई थी हमारी 49/29 और y की वैल्यू आई थी हमारी 19/29। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे आपको इक्वेशन प्रीफर्ड वाली स्मॉल वाली होती है, बट आप चाहो तो दूसरी इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे बड़ी वाली इक्वेशन से जब सॉल्व किया तो भी आपका आंसर वही आया था सेम, बट यहाँ पे क्या था, मेथड थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में एज के क्वेश्चंस कुछ समझे, तो जिसमें 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एगो और नाउ। ठीक है, एगो का मतलब होता है जो आपसे बात की जा रही है प्रेजेंट से उसने साल पहले, यानी पहले की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही होती है। जब हम नाउ बोलते हैं कि x years फ्रॉम नाउ, तो नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट से आगे की बात, फ्यूचर की बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो वो बात आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। यहाँ पे जो बात हो रही है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो यहाँ पे पास्ट की हो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो ये डार्क तो रहने देते हैं। एक सेकेंड, ये रेज नहीं होगा क्या? ओह गॉड, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, तो हमने ये रेस कर लिया। इसको थोड़ा लाइट कलर से डिस्कस करते हैं। ये लाइट है, हाँ ये लाइट है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको जो ये है वो ध्यान में रहे। ठीक है, तो पास्ट जहाँ पे जब बात की जा रही होगी, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, एगो में, और नाउ में क्या बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है एगो में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देन फिर हमने इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन किया था फादर और डॉटर वाला, जिसको मैंने आपको काफ़ी डीप में समझाया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। देन ये वाला क्वेश्चन जो था जिसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, पेंसिल और इरेजर वाला, जब हमने इसमें दोनों की इक्वेशन बना के सॉल्व किया एक्स को, तो हमने देखा कि जो वैल्यू है वो 18 = 18। इक्वेशन ट्रू है, आपके दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, बट आपकी इक्वेशन जो है वो ट्रू है, 18 = 18। तो जब भी आपकी ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या करते हो, इसको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी दूंगी। जब आपकी इक्वेशन ट्रू आती है दोनों साइड से, तो वो आपकी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का केस होता है। और जब आपकी सिचुएशन यहाँ पर ऐसे अनइक्वल आती है, स्टेटमेंट फॉल्स आती है,
तो आपका जो वो होता है वो नो सॉल्यूशन का केस होता है। नो सॉल्यूशन यानी माने पैरेलल लाइंस का केस होता है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें टू कंक्लूड, यानी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट में देखें तो जब भी आपकी, अगर आपका सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो आपका आंसर आ ही जाएगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। उसमें तो यू कैन फाइंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी और वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, आपका स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आएगा। ट्रू स्टेटमेंट आएगा एक, तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और आपका जो LHS है इज इक्वल्स टू RHS के इक्वल आ जाएगा। जस्ट आपने जो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखा आपने उसकी तरह, जहां पे आपका 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया था, वो वाला केस हो गया, ठीक है। एंड फिर हमने देखा नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का केस कैसा होता है आपका, जहां पे आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आती है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट आता है, ठीक है। आपके वेरिएबल इधर भी एलिमिनेट हो जाते हैं, दोनों वेरिएबल आपके एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे आपका LHS नॉट इक्वल टू RHS होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका LHS RHS इक्वल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर 7, जहाँ पे 8 इज नॉट इक्वल टू 12 आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, ये आपका कंक्लूजन में मैंने लिख दिया। अगर आप इसको यहाँ पर एक लाइन बना के मैं इसको सेव करूँ तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ही बना लूँ ना, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बस अब ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है पूरा आज की क्लास का पूरा निचोड़ हो गया। यूनिक सॉल्यूशन का आपकी एक्स की वाई की वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइटली में आपका स्टेटमेंट ट्रू आएगा, LHS RHS इक्वल आएगा, बट आप में इसका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। यहाँ पे एग्जाम्पल का रेफरेंस भी लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 6। और नो सॉल्यूशन के केस में आपकी स्टेटमेंट फॉल्स आएगी, यहाँ पे LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे, और इसका रेफरेंस मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 7। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो आप ये पूरा जो मैंने आज पढ़ाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारा सब कुछ पढ़कर आना, जो मैंने लिखवाया उसको अच्छे से रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो 2 वीडियोस लगेंगी इसको पूरा करने में, देन फिर हम ये खत्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं वीडियो अब बंद कर रही हूँ, ठीक है। ओके।